हाँ, आज हम सब अध्ययन करने वाले हैं भारत पाक संबंध और भारत पाक संबंध में खास करके नेहरू युग में भारत पाकिस्तान संबंध किस प्रकार के रहे। नेहरू जी का पीरियड 1947 से लेकर 1964 तक का है। ये ठीक स्वतंत्रता के बाद की स्थिति है। इस दौर में हमें देखना है कि दो राष्ट्र जिनका उदय जो है घृणा के आधार पर हुआ था, दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था। तो इन दोनों राष्ट्रों के बनने के बाद पंडित नेहरू के पीरियड में कौन सी समस्याएं हैं जिन समस्याओं ने भारत की विदेश नीति को खास करके प्रभावित किया। तो यहाँ हम आप देखें कि जो पहली समस्या है वो है हैदराबाद की समस्या। यहाँ हमें ये समझना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि भारत को छोड़कर जाने वाली थी, भारत को आज़ाद करने वाली थी, लेकिन आज़ाद करने के साथ साथ उसने भारत को दो भागों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा 552 इवन 570 देसी रियासतों को ले करके उन्होंने ढुलमुल रवैया अंग्रेजों ने अपनाया और उन्होंने कहा कि तीन तरह की स्थितियां जो है वो देसी रियासतें अपना सकती हैं। नंबर एक, जो देसी रियासत किसी भारत और पाकिस्तान में विलय करना चाहे तो विलय कर सकती है। जो देसी रियासत स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है। तो इस आधार पर आप देखें ये जो प्रावधान दिए अंग्रेजों ने, इसके आधार पर कई समस्याएं देश की आज़ादी के बाद पंडित नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्हें फेस करनी पड़ी। पहली समस्या थी हैदराबाद की समस्या। आप देखें कि हैदराबाद को जब भारत में विलय की बात आई तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने और इवन जो वहाँ का शासक निजाम था ये भी समझना है कि हैदराबाद की स्थिति कैसी थी। तो यहाँ हम आप पाते हैं कि हैदराबाद का नवाब मुस्लिम था, लेकिन आबादी बहुसंख्यक हिंदू थी और वहाँ की जनता भारत के ही फेवर में थी, लेकिन वहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान में विलय करना चाहता था। वहाँ का जो प्रधानमंत्री था लायक अली, वो चाहता था, उसने भारत सरकार के सामने एक स्टैंड रखा कि 1 साल तक हैदराबाद की स्थिति जैसी ब्रिटिश पीरियड में चली आ रही थी उसी तरह रखी जाए। यानी हैदराबाद का एक प्रतिनिधि दिल्ली में रहता था और भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जो है वो हैदराबाद में रहता था और हैदराबाद को पूरी तरह स्वतंत्र रखा जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इधर इसने लायक अली ने क्या किया कि रजाकारों का एक संगठन बना दिया। जो हैदराबाद में बहुत सारे मुस्लिम लोग थे और इवन उसके जो सैनिक थे उनसे कहा कि भारत सरकार के साथ विलय नहीं करना। हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे भी शुरू हो गए और ऐसी कंडीशन में इवन आप देखें कि हैदराबाद ने ये देखा कि भारत सरकार अपने साथ हमें विलय करना चाहती है, तो उसने पाकिस्तान को अपनी प्रतिभूतियां या गारंटीज जो है देना स्वीकार किया, सिक्योरिटीज को। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपाल। कौन? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी ने एक अध्यादेश जारी किया कि आफ्टर ऑल जो है भारत की जो प्रतिभूतियां हैं हैदराबाद की वो किसी दूसरे देश को हस्तांतरित नहीं करेगा, उस पर पूरा प्राधिकार भारत सरकार का है। इसके बाद आप देखें कि बाकायदे हैदराबाद के निजाम ने यूएसए से कहा कि आप दखल करें और हम भारत के साथ विलय नहीं चाहते। तो यहाँ पर यूएसए गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि ये भारत का आंतरिक मामला है, ऐसी स्थिति में हम जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तत्पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इवन पंडित नेहरू ने ये पूरा प्रयास किया
कि एनी हाउ बातचीत के माध्यम से हैदराबाद जो है वो भारत के साथ विलय कर ले। क्योंकि आप देखें आंतरिक दंगे बहुत बढ़ गए थे, लड़ाई झगड़ा फसाद पैदा हो रहा था, उसकी सेना तमाम तरह के अत्याचार कर रही थी। अबाउट 1.5 लाख के आसपास उसके पास सेना थी हैदराबाद के निजाम के पास। तो यहाँ पर बाकायदे मिलिट्री को भेजा गया, लेकिन उसको नाम दिया गया पुलिस कार्रवाई, और इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत दृढ़ता के साथ जो है हैदराबाद की मैटर को हैंडल किया, और आप देखें इसका विधिवत जो है विलय किया गया। इधर भिड़ंत भी हुई, दोनों सेनाओं के बाद साथ भिड़ंत हुई, और 2 दिन तक जो है हैदराबाद की जो सेना थी उसने बाकायदे हमारी सेना के साथ कन्फ्रंटेशन किया और उसके बाद सरेंडर किया। यहाँ हम आप देखें कि इसके बाद तुरंत पाक तो सोच रहा था कि हैदराबाद हमारे हिस्से में आ जाएगा, तो पाक इस मैटर को यूएनओ में ले गया। उसने यूएनओ में बाकायदे हैदराबाद की समस्या को लेकर आपत्ति जताई और प्रश्न उठाया कि यहाँ पर जोर जबरदस्ती करके भारत हैदराबाद को अपने साथ मिला रहा है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब हम आप देखते हैं कि जो दूसरी समस्या है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में देखी गई वो थी जूनागढ़ विवाद। जूनागढ़ जो कि वर्तमान में गुजरात और जो काठियावाड़ जो प्रांत है उसमें ये जूनागढ़ जो है रियासत विद्यमान थी। यहाँ का जो नवाब था वो मुस्लिम था, लेकिन आबादी जो है वो 90% हिंदू थी। हैदराबाद में 60 और 40 का अनुपात था, लेकिन यहाँ स्थितियाँ दूसरी थी। यहाँ बहुतायत आबादी हिंदू थी, नवाब मुस्लिम था। इसका ये अपने को स्वाधीन रखना चाहता था। इसका जो जूनागढ़ का जो नवाब था ये चाहता था स्वाधीन, और बाद में इसने अपनी इच्छा प्रकट की कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी रियासत का विलय चाहते हैं। इस पर आप देखें कि जूनागढ़ की जनता ने विद्रोह कर दिया, है ना। और आफ्टर ऑल आप देखें कि पाक ने कहा, वहाँ लियाकत अली प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान ने कहा कि जनमत संग्रह कराया जाए। पंडित नेहरू ने कहा ठीक है, ये अच्छी बात है, हम जनमत संग्रह कराते हैं। जनमत संग्रह जब कराया गया तो 1,80,000 वोट जो है वो भारत के फेवर में गए, और केवल 91 लोगों ने पाकिस्तान को वोट डाला। तो ऐसी कंडीशन में जाहिर है बहुमत के साथ जो है जूनागढ़ का विलय जो है भारतीय संघ के साथ कर दिया गया। आगे हम आप देखते हैं ऋण की अदायगी का प्रश्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कालखंड में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पर यह तय किया गया था कि जो भारत सरकार, चूंकि पहले एक संयुक्त स्टेट हुआ करती थी, तो भारत सरकार के ऊपर जो विदेशी कर्ज है, चूंकि अब 2 देश अलग अलग बन गए थे, तो ये तय किया गया कि 3,000 करोड़ तो भारत सरकार देगी अपने हिस्से वाला, विदेशों में का जो कर्ज है ब्रिटिश पीरियड वाला, लेकिन साथ ही साथ 300 करोड़ प्रतिवर्ष भारत सरकार पाकिस्तान को भी देगी कि जिससे वो उसका वहाँ पर विदेशों का जो ऋण उसके ऊपर है उसका भुगतान कर देगा। बाद में हालांकि नहीं दिया गया, ये वादा किया गया था कि 5 वर्ष तक ऋण दिया जाएगा। इसके बाद आप देखें 55 करोड़ की डिमांड पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही थी कि ज़्यादातर जो रक्षा संबंधी हथियार हैं, सेना है, वो भारत के पास ज़्यादा पहुंची है। इन दैट केस जो है 55 करोड़ रुपए रक्षा व्यय के हेतु पाकिस्तान को तुरंत दिया जाए। यहाँ पर गांधी जी ने और इवन पंडित नेहरू ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक अच्छा मैसेज जाए कि हम अपने पड़ोसी का ख्याल रख रहे हैं, और कल ये हमारा भाई भी था। तो ऐसी कंडीशन में 55 करोड़ रुपए तुरंत जो है भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिए, जिससे उसने रक्षा सामग्री खरीदी। और आप देखें ठीक 1948 में उसने जम्मू कश्मीर पर उसी गोला बारूद के साथ अटैक भी कर दिया। आगे हम आप देखें शरणार्थियों की समस्या भी एक बड़ी समस्या थी। चूंकि पाकिस्तान का निर्माण घृणा के आधार पर हुआ था, है ना, 2 राष्ट्र का सिद्धांत, आराम से सब कुछ चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों को ये कदापि पसंद नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना का जो एम्बिशन और महत्वाकांक्षा थी
और मुस्लिम लीग का जो अभियान था, उसकी वजह से आप देखें पाकिस्तान तो बन गया। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना भी पछताया, उसने कहा मुझे कटा फटा पाकिस्तान मिला, यानी जितना मिलना था उतना नहीं मिला। और बाद में उसको लगा कि वास्तव में धर्म के आधार पर ये जो विभाजन हुआ है ये उचित नहीं था, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा शिक्षित होता है तो उसकी सोच बहुत कुछ सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष हो जाती है, उसके लिए सभी धर्म बराबर हो जाते हैं। केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत जिन्ना ने देश का विभाजन तो करा लिया, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उसने बाकायदे वहाँ डिक्लेरेशन किया कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। वो बात अलग है कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया है, लेकिन अब किसी के साथ कोई द्वेष भाव नहीं बरता जाएगा। इससे ये पता लगता है कि उसकी सोच सेकुलर थी, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत वो जो है पाकिस्तान के फेवर में। और इवन वहाँ एक बहुत बड़ा इनकरेजिंग जो पॉइंट था वो था अंग्रेज गवर्नमेंट, जो कि बाकायदे भारत के टुकड़े करना चाहती थी, जैसा हमने पूर्व के वीडियो में देखा है। आगे आप देखें तो यहाँ पर जो आपके शरणार्थियों की समस्या थी, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। दोनों देशों में सांप्रदायिक दंगे बहुतायत स्तर पर हुए, लोगों ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरी तरह से हमने सेकुलरिज्म को अपना रखा था और हमारा ये मानना था कि जैसे दंगे हुए तो हमने बड़ी तेजी से उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन वो बात पाकिस्तान में उस स्तर पर नहीं हुई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है हताहत हुए, यहाँ भी मारे गए। वहाँ से ट्रेनें जो है मरे हुए लोगों के साथ आने लगी। दैट वॉज बहुत ही यानी सैडो और सॉरोफुल जो है ये घटना थी। आखिरकार आप देखें कि जो विस्थापित हुए बहुतायत, वहाँ जो पारसी और सिंधी लोग थे सिंध प्रांत से, और पारसी लोग और इवन हिंदू, ये 3 तरह की आबादियाँ जो है वो भारत में शिफ्ट की। वहीं आप देखें यहाँ से बहुत सारे मुसलमान जो है वो शिफ्ट करके पाकिस्तान गए। लेकिन ये आज भी दुखद है कि जो आबादी भारत से पाकिस्तान मुस्लिमों की शिफ्ट हुई थी, आज भी वहाँ पर वो दोयम दर्जे की नागरिक है, उन्हें वहाँ मुहाजिर कहा जाता है। और वहाँ खासकर पंजाब और सिंध के जो मुस्लिम्स हैं, ज़्यादातर राजनीति में जो निर्णय शक्ति है, डिसीजन मेकिंग है, वो उनके हाथ में, और मुहाजिरों का हाथ दोयम दर्जे के नागरिक का है। ये मुसलमानों की बात हो रही है कि अगर ये कहें पाकिस्तान गए मुस्लिम लास्ट हैं, तो मुस्लिमों में भी 2 तरह के वहाँ पर खेमे बने हुए हैं। आगे हम आप देखें पाक से जो लोग विस्थापित हुए वो पाकिस्तान में 3000 करोड़ की संपत्ति छोड़ा। ठीक वहीं जो भारत से मुस्लिम जो है पाकिस्तान गए वो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी भारत में छोड़ दें। ठीक है, यहाँ बात हुई कि आफ्टर ऑल अगर गवर्नमेंट दोनों इंटरवीन करें, इसमें दखल दें, तो दोनों की जो विस्थापित लोग संपत्ति छोड़ गए हैं, किसी भी तरह से उनका अगर पेमेंट हो जाए तो जाहिर है कि दोनों साइड के जो लोग विस्थापित हुए थे वो आराम से रह सके। लेकिन सवाल ही नहीं होता, जो ये संपत्ति छोड़ गए थे उन्होंने कब्जा जमाया, इधर वाले थे उन्होंने कब्जा जमाया। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है, 8 अप्रैल 1954 को नेहरू और लियाकत अली के बीच एक समझौता हुआ। खासकर ये शरणार्थियों और विस्थापितों की समस्या को लेकर था, जिसमें ये समझौता किया गया कि दोनों देश में जो प्रतिस्थापित लोग आए हैं, ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए कि बहुत ही शांतिमय गर्मामय ढंग से उनको शरण दी जाए, उनके साथ कोई भेदभाव परक व्यवहार ना किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के अंतर्गत हम देखते हैं इनके कालखंड में नहरों का जो पानी विवाद है ये भी एक बड़ी समस्या थी। चूंकि यहाँ हमें देखना है कि ब्रिटिश दौर में चूंकि भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे, तो पंजाब की जो भी नदियां थी वो ज़्यादातर अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई थी और उनके हेडक्वार्टर भी भारत में ही थे। आप देखें रावी, सतलज और ब्यास,
इन तीनों के हेडक्वार्टर इंडिया में ही थे। ये नहरें 25 नहरों में से करीबन करीबन 20 नहरों पर 20 नहरें जो है उनके हेडक्वार्टर भारत में और 5 नदियों के हेडक्वार्टर पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान को डर लग रहा था कि आफ्टर ऑल कहीं ऐसा ना हो कि भारत सरकार दोनों में बंटवारे के बाद कहीं ये पानी न रोक ले, तो हमारा पूरा पाकिस्तान सूखाग्रस्त में आ जाएगा, सिंचाई के साधन नहीं रहेंगे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, पूरी तरह से सावधानता बरती। हालांकि तमाम तरह की घटनाएं होती रही, आज भी हो रही हैं, है ना। हमने अनेक प्रयास किए, है ना, बार बार हमने प्रयास किया है। हमने कोई भी अटैक पाकिस्तान पर अब तक नहीं किया। जो 3 अटैक हुए हैं वो पाकिस्तान से भारत के ऊपर हुए, है ना। हालांकि ये भी बात सोचनी है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो पाकिस्तान को, अगर उसकी न्यूक्लियर पावर को हटा दिया जाए तो विदिन 24 आवर्स पाकिस्तान को कब्जे में लिया जा सकता है। दैट इज द रियलिटी। अगर आप दोनों के गणित को आप सेट करें तो ये पाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा दुस्साहस भारत की ओर से कभी नहीं किया गया। झेलम और चिनाब नदियां और इवन सिंधु नदी, इसको लेकर एक समझौता भी 1960 में हुआ, जिसमें ये तय, और यहाँ विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे उनकी मध्यस्थता में ये समझौता किया गया, जिसमें ये तय हुआ कि पाकिस्तान को जितना पानी जा रहा था ब्रिटिश पीरियड में, उसी तरह से अनवरत पानी छोड़ा जाता रहेगा, उस पर ब्रेक नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ हम आप देखें कि नहरों का पानी विवाद इस समझौते के बाद लगभग में सॉर्ट आउट हो गया, यानी हल हो गया। अब हम आप आते हैं कश्मीर में। कश्मीर चूंकि अंग्रेजों ने कह रखा था कि जो देशी रियासत स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने निर्णय किया कि हम किसी भी संघ में विलय नहीं करेंगे, ना भारत में ना पाकिस्तान में। यहाँ आप देखें कि यहाँ राजा हिंदू थे, राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन आबादी 96%, 97% मुस्लिम थी। पाकिस्तान को लगा कि ये कश्मीर में चूंकि जनता मुस्लिम है, तो अगर हम हमला करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहाँ के लोग लाल कालीन बिछा दें, यानी स्वागत करेंगे, फूल मालाएं लेकर के आइए, हम तो मिलना ही चाहते थे। लेकिन आफ्टर ऑल ऐसा नहीं हुआ। वहाँ की सेना ने, वहाँ के लोगों ने प्रतिरोध किया। शेख अब्दुल्ला इस समय राजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे, वो भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ विलय करे, ठीक है। अब यहाँ आप देखें कि पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में 1948 में अटैक किया। दैट वाज द फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया, ठीक है। 1948 में हमला किया, जिसमें बाकायदे उसने हमारी बड़ी लैंड 32,000 वर्ग मील का एरिया उसने कवर कर लिया, और यहाँ 7 लाख की जो जनसंख्या थी वो उसके हिस्से में चली गई। यहाँ गलती पंडित नेहरू से ये हुई कि पंडित नेहरू इस समस्या को, कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर के जो पाकिस्तान के पिट्ठू लोग और पाकिस्तान के जन्मदाता लोग ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस बैठे थे, तो इन्होंने जो है बाकायदे यथास्थिति के बारे में कहा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा जो जहां पर है वहीं रुक जाए, यथास्थिति की बात न कह करके जो जहां है वहीं रहे। तो ऐसे में आप देखें कि जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है हमारा हिस्सा, 32,000 वर्ग मील पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, और भारत के पास 53,000 वर्ग मील जगह रह गई, जिसमें 23 लाख की आबादी उस समय यहाँ पर थी। अब तो आबादी करोड़ों में पहुंच गई। अब आप देखें राजा हरि सिंह ने जब सेना उनकी बराबर पराजित हो रही थी तो उन्होंने भारत सरकार से सहायता की मांग की। साथ ही साथ उसी लेटर में ये भी लिख दिया कि आप हमारी हेल्प करें पाकिस्तान के आक्रमण से, हम भविष्य में कुछ समझौतों के साथ आपके साथ विलय कर लेंगे, ठीक। पंडित नेहरू ने देन एंड देयर भारतीय सेना को आदेशित किया। सेना अग्रिम मोर्चों पर गई, लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं कि इतने एरिए पर तब तक पाकिस्तान बढ़त
ले गया था, ये एरिया उसने कैप्चर कर लिया था। हमारी सेना गई, युद्ध हुआ और यहीं पर आकर ठहर गई। आगे पाकिस्तान की फौज डिफीट हुई, वो आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक, इसी बीच वो सरफराज में मैटर को ले गए। अगर ना ले गए होते, सीधा अपनी सेना से ही हल कराया होता, तो ये एरिया भी हमारा वापस हो सकता। ठीक है, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि बंटवारे के बाद भारत के पास ज़्यादा बड़ी फौज थी, है ना, पाकिस्तान के पास उतनी बड़ी फौज नहीं थी। अब राजा हरि सिंह ने चूंकि रखा था कि साथ साथ हम विलय करेंगे विद कंडीशन, तो यहाँ आप देखें बाकायदे भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने संविधान संशोधन किया 14 मई 1954 में। कब किया? 14 मई 1954 में भारत के संविधान में संशोधन किया गया और इसमें 370 आर्टिकल को जोड़ा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। नंबर 1, वहां का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री